ये बात है सन 541 की, यानी आज से करीबन 1500 साल पहले, जब यूरोप के ठीक इस हिस्से में एक ऐसा मंजर देखा गया जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। अजीब शेप के काफी घने और काले बादलों ने आसमान पर डेरा डाल लिया था और ये इतने घने बादल थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया था। पहले तो ये समझा गया कि बादल बारिश बरसाकर गायब हो जाएंगे, लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जो जिंदगी भर के लिए याद रखा जाएगा। ये पूरा इलाका उस दौर में ईस्टर्न रोमन एम्पायर या वाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था, जहाँ की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, और ये अजीब मंजर भी उस दौर में इसी जगह देखा जा रहा था। धीरे धीरे करके कुछ घंटे बीते, फिर कुछ दिन और फिर कुछ हफ्ते, लेकिन ये बादल ना तो जाने का नाम ले रहे थे, ना ही बरस रहे थे। दिन ब दिन ये मामला बहुत ही सीरियस होता जा रहा था और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इस एम्पायर की कैपिटल ने बहुत दिन से सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन किसे पता था कि ये सब तो बस एक शुरुआत है, आगे जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ काजल शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी मिस्ट्री जो कि 1500 सालों बाद सॉल्व हुई, और बने रहिए वीडियो के अंत तक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। ईयर 545 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उस टाइम में भी यहाँ की आबादी 10 लाख से ज्यादा थी और सभी लोग कई हफ्तों से इन बादलों के घेरों से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन मामला तब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया जब यहाँ पर एक एक करके लोग मरने लगे। चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत में खड़े खड़े गिरने लगे और कुछ देर बाद उनकी मौत होती गई। और ये सब देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा डर गए। उनको लगा कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। आसमान में काले बादल, एटमॉस्फेयर में फॉग और जमीन पर लाशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। गर्मियों के मौसम में सर्दियां पड़ना शुरू हो गई थी और इंटेंस स्नोफॉल की वजह से ना ही वहाँ की फसलें बची थी और ना ही कोई जानवर। उस समय के बाइजेंटाइन एम्परर किंग, जिनका नाम जस्टिनियन था, उन्होंने अपनी प्रजा को शांत रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो लोग अच्छा करते हैं उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस बात से प्रजा और ज्यादा परेशान हुई क्योंकि वो बीमारी किसी भी इंसान में फर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि एक एक करके लोग मरते जा रहे थे, चाहे वो अच्छे थे या बुरे। हर रोज हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक ही साथ बड़ी बड़ी कब्रों में दफन किया जा रहा था। और अब इनकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि यहाँ खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। वैसे तो बाइजेंटाइन फौज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी, लेकिन इस मामले में वो किसी भी काम की नहीं थी, क्योंकि उनकी लड़ाई एक ऐसी प्रॉब्लम से थी जिसका रीजन या जिसका सोल्यूशन उन लोगों के पास नहीं था। जिस जिस एरिया में ये काले बादल आगे बढ़ रहे थे, ये बीमारी वहाँ वहाँ फैलती जा रही थी, दूर दूर तक, जहाँ भी स्पेन, फ्रांस, इटली, टर्की, ग्रीस, मोरक्को, सीरिया और ईरान है। इस कॉन्टिनेंट का ये पूरा हिस्सा इसी बीमारी की चपेट में था। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इस आसमान से आई हुई बीमारी का रीजन क्या है। और लोग तब और ज्यादा श्योर हो गए कि दुनिया खत्म होने वाली है जब उनके बाइजेंटाइन एम्परर किंग की डेथ हो गई। ये हिस्ट्री का सबसे पहला रिकॉर्डेड पेंडेमिक था, जिसे प्लेग ऑफ जस्टिनियन नाम से जाना जाता है। पूरे 2 साल चलने वाली इस आसमानी बीमारी ने उस पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और कई इलाके तो ऐसे थे जहां 2 साल से लोगों ने सूरज नहीं देखा था। इस सब के होने के बाद एक बात तो क्लियर थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। पर अब जाकर लगभग 1500 सालों के बाद 2013 में साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ने उस आसमानी बीमारी का रीजन ढूंढ ही लिया। करोड़ों लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छुपा है। एक्सपर्ट्स की एक छोटी सी टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची और इनका यहाँ आने का मेन मकसद पास्ट के क्लाइमेट्स पर रिसर्च करना था। ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत ही एक्सट्रीम वेदर रहता है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में बिना प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जून जुलाई में जहाँ कई कंट्रीज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, वहीं ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -18 डिग्री होता है। गर्मी का मौसम ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं भटकता, इसलिए यहाँ की बर्फ का मेल्ट हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। आसमान से बरसने वाली बर्फ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स को भी अपने साथ जमीन पर ले आती है। इट मीन्स एटमॉस्फेयर में अगर डस्ट होगी तो स्नोफॉल उसे अपने साथ जमीन पर नीचे ले आएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ बर्फ के नीचे पिछले 1 लाख साल का क्लाइमेट अभी भी मौजूद है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ पड़ती है वो लेयर्स में एक के ऊपर एक लेयर्स में जमा होती जाती है। 1 साल की लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। अगर आज से 1500 साल पहले का क्लाइमेट डाटा हमें जानना है तो अप्रोक्सीमेटली 75 मीटर्स नीचे जमा स्नो के सैंपल्स को
बाहर निकालकर उसकी लैब टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स ने यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर दिया और पिछले 2000 सालों में पड़ने वाली बर्फ को जब बाहर निकाला गया तो निकाली हुई स्नो कोर की टोटल लेंथ 100 मीटर से भी ज्यादा थी, जिसमें बर्फ के वो हिस्से भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टेनियन की भयानक बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड के आसमान से बरसे थे। निकाले गए आइस कोर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट किया गया तो ईयर 500 से लेकर 600 के दौरान पड़ने वाली बर्फ में सल्फर की एक स्पाइक देखी गई। ये स्पाइक इस बात की निशानी थी कि जिस दौर में एम्पायर में 2 साल तक काले बादल छाए थे, उस दौर में एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही खतरनाक गैस होती है जो कि न सिर्फ ह्यूमन बींग्स को बल्कि साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी बहुत हार्मफुल मानी जाती है। अगला टास्क ये जानना था कि 6th सेंचुरी में एटमॉस्फेयर में सल्फर आया कहां से और वो क्यों एग्जिस्ट करता था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि आसमान में इतने ज्यादा सल्फर पार्टिकल्स सिर्फ एक ही चीज से आ सकते थे और वो है वॉल्केनोस। अर्थ के अंदर रॉक्स का मेल्टेड फॉर्म मैग्मा के रूप में उबल रहा होता है। अर्थ की आउटर लेयर अपने प्रेशर से मैग्मा को बाहर निकालने से रोकती है, जबकि मैग्मा हर वक्त कोई ना कोई जगह ढूंढता रहता है जिससे कि वो बाहर निकल सके। मैग्मा और जमीन की जंग तब तक चलती है जब तक समुद्र का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता। अगर इस समुद्र का पानी मैग्मा तक पहुंच जाए तो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है, तो यही गैस अब मैग्मा के साथ मिलकर जमीन पर और ज्यादा प्रेशर बनाने लगती है। फिर किसी भी वीक पॉइंट से मैग्मा लावा बनकर ब्लास्ट होकर बाहर आ जाता है। पानी और सल्फर ये दोनों ही चीज वॉल्केनोस के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि गैस के फॉर्म में बहुत ही दूर तक आसमान में स्प्रेड हो जाती हैं। इंटेंस वॉल्केनो से निकलने वाली गैसेस आसमान में हजारों किलोमीटर दूर तक फैल सकती हैं। आसमान में मौजूद सल्फर पानी की ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए डेडली साबित हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ये बादल इतने घने होते हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी पास नहीं होने देते। 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टेनियन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि यूरोप में उन लोगों की मौत का रीजन ये वॉल्केनोस थे। एक तरफ जानलेवा सल्फ्यूरिक गैस और दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक गैस के ये बादल, जो कि अगर बरसे तो एसिड रेन होगी और नहीं बरसे तो सूरज की रोशनी को ढक लेंगे और इंसानों को सनलाइट के लिए तड़पा देंगे। जिस वॉल्केनो के फटने से ये तबाही हुई थी वो वॉल्केनो कौन सा था, ये जानना अभी भी बाकी था। कई साल बाद एक्सपर्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि यूरोपियन एम्पायर से करीबन 11,700 किलोमीटर दूर समुद्र के उस पार एल सल्वाडोर में इलोपोंगो लेक है। जब यूरोप में प्लेग ऑफ जस्टेनियन आया था, उसी दौर में इस लेक के अंदर से एक भयानक वॉल्केनो फटा था और उसकी जीती जागती मिसाल ये पहाड़ है। ये पहाड़ जो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये असल में वॉल्केनो ऐश का पहाड़ है जो इसी लेक के अंदर से 1500 साल पहले फटने वाले वॉल्केनो से बना था। आज भी करोड़ों लोग वॉल्केनोस के साए में रहते हैं और साइंटिस्ट इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि कौन सा वॉल्केनो किस समय फट सकता है। हमें इस वीडियो से ये पता चला कि जो वॉल्केनोस ह्यूमन सेटलमेंट से हजारों किलोमीटर दूर हैं, वो इतनी दूर से भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के वॉल्केनोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स आज भी पास्ट में फटे हुए वॉल्केनोस पर रिसर्च कर रहे हैं कि उन वॉल्केनोस से लोगों को क्या क्या नुकसान हुए और एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस हुए, ताकि लोगों को स्लीपिंग जायंट्स की तबाही से बचाया जा सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।